नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं एक साथ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और इसी से जुड़ा हुआ है OECD। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स, पात्रता के मापदंड, ये ऐसे पक्ष हैं ना जहाँ से यूपीएससी अक्सर प्रश्न पूछती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। और हाँ, आज शाम तक ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ हैं, जिसको सामान्य तौर पर हम IR कह देते हैं, इसकी नोट शाम तक आपको मिल जाएगी। यानी कि जितने भी टॉपिक्स इस सेक्शन के तहत हमने सेलेक्ट किए हैं उनकी नोट शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप में आप तक पहुंच जाएगी। अगर आपके पास नोट नहीं है, आपको क्या करना है, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे वीडियो का लिंक मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि नोट कैसे मिलेगी। और अगर कहीं आपके दिमाग में ये भ्रम है कि ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो वो भ्रम भी दूर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं कि यूपीएससी कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ सकती है। जो लोग स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स देते हैं वो भी ध्यान दें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की। तो क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी? 1974 में फ्रांस में पेरिस में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। ध्यान दीजिए, 3 कीवर्ड्स। कब? 1974। कहाँ? पेरिस, फ्रांस। और अंतर सरकारी संगठन है। संगठन का नेचर क्या है, इस पर यूपीएससी प्रश्न पूछती है। ये अंतर सरकारी संगठन है, मतलब सरकारों के साथ मिल करके काम होता है। ठीक, अच्छा, इसको अब शॉर्ट में ही हम क्या पढ़ेंगे, IEA। मुख्य रूप से ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है कि किस तरह की एनर्जी पॉलिसी से बना रही हैं सरकारें, जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण आदि शामिल हैं। यह एक सेंटेंस हो सकता है। यूपीएससी कह सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उसमें से एक सेंटेंस ये है कि ऐसी नीतियों पर यह फोकस करता है जो आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण आदि पर मतलब इनको शामिल करता है। अब आपने पर्यावरण संरक्षण देखा और आपको लगा कि ये तो घुमा दिया, नहीं, ध्यान दीजिए कि इसका संबंध इससे भी है। ठीक है, और इससे मतलब इनडायरेक्टली अब मान लीजिए कि हम ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो ध्यान देना पड़ेगा ना, उसे ठीक करना पड़ेगा। तो इस रूप में संबंधित है। इन नीतियों को आगे देखिए, इन नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के 3E के रूप में भी जाना जाता है। अब 3E से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर से चलिए ऊपर चलिए, 3E का क्या मतलब, यहाँ ध्यान से दीजिएगा। क्या है? आर्थिक विकास, E मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। एनर्जी, ऊर्जा सुरक्षा, एक और E हो गया। और इन्वायरमेंट, पर्यावरण, 3E, 3E पे फोकस करता है। यहाँ से बहुत बढ़िया सेंटेंस बनाया जा सकता है, नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो 3E हो गया। आगे देखते हैं, ये जो है इसका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्लीन कोल सेंटर, ध्यान दीजिएगा, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है इसका क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्लीन कोल सेंटर। ये क्लीन कोल मतलब स्वच्छ कोयला, कोयले को सतत विकास लक्ष्यों के अनुकूल ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत बनाने पर स्वतंत्र जानकारी और विश्लेषण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। पूछा जा सकता है ये इस एजेंसी के बारे में, इसका संबंध किससे है, समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ज़रा बात कर लें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना इसके सदस्यों को तेल आपूर्ति में बड़े व्यवधानों में मदद के लिए 1973-74 के तेल संकट के बाद हुई थी। क्या हुआ था, सिंपल से थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस समय ना, ये जो टाइम पीरियड है 1973-74 के आसपास, अरब के देशों के बीच में, इजराइल के बीच में झगड़ा चल रहा था, युद्ध हो रहा था। तो जो ओपेक कंट्रीज़ है ना, जो निर्यात करती हैं तेलों का, उनका लीडर कौन है, सऊदी अरब। अब उसने क्या किया, इन मतलब इसकी लीडरशिप में ये हो गया कि अब प्रतिबंध लगा दिया तेल पे कि तेल निर्यात नहीं किया जाएगा, कई तरह की सीमाएं लगा दी गई और अचानक से दुनिया में तेल के दाम बढ़ गए थे। उसी को कहते हैं तेल संकट हो गया था। ठीक है, तब इसकी ज़रूरत पड़ी और ये लाया गया कि एक ऐसा संगठन, ऐसी एजेंसी होनी चाहिए। इसका लक्ष्य क्या है, सदस्य देशों के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना। यही सब ध्यान में रखें ताकि सस्ती एनर्जी मिले। ऐसा नहीं है कि कुछ जो संगठन है अपनी दबंगई दिखाएं, अपने हिसाब से तेल बेचें, ठीक है ना। तो ये है विश्वसनीय। उसमें एक जो ट्रेंड बन रहा है, जो व्यापार के जो तरीके हैं वो विश्वसनीय होने चाहिए, ताकि इसी के आधार पर हम नीतियाँ बना लें। पता चले कि हम सोच के कुछ और चल रहे हैं और अचानक से बदलाव हो गए, तो वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए,
यहाँ से प्रश्न पहले भी आए हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स प्रकाशित होती हैं। लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है इस पे रिपोर्ट पे। एक है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ध्यान दीजिए, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अच्छा, इसके आगे वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस और एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये क्या है, पर्सपेक्टिव्स। ठीक, इसके अलावा इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, कन्फ्यूजन हो सकती है, एक वर्ल्ड एनर्जी भी है और इंडिया एनर्जी, ये स्पेशली इंडिया के लिए है, तो ये भी इसी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ करंट में एक बात थी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता किसको, भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। आमंत्रित किया है, ध्यान दीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य बन गया था 2017 में ही, गड़बड़ा जाएगा मामला, क्योंकि मार्च 2017 में भारत जो है इसका एक सहयोगी सदस्य बना था। ठीक, लेकिन इससे पूर्व भी इसके साथ से जुड़ा हुआ है। अभी इसे आमंत्रित किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी पूर्णकालिक सदस्य बन गया है। ठीक है, तो इस पे घुमाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक मज़ेदार बात यह है कि इसकी सदस्यता को लेकर आपको जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। इसकी सदस्यता के बारे में कुछ बात नहीं, पहले तो ये देख लीजिए कि 30 सदस्य इसमें शामिल हैं। इसमें 8 एसोसिएशन देश में शामिल हैं, मतलब साथ में सहयोगी देश जिसको कह सकते हैं। 4 देश पूर्ण सदस्यता के रूप में होने की मांग कर रहे हैं। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि 4 देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें पूर्ण सदस्य बनाया जाए। कौन है? चिली है, कोलंबिया है, इजराइल है और लिथुआनिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, इसके IEA के लिए एक उम्मीदवार देश को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य होना चाहिए। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बनना है तो उससे पहले आपको इस संगठन का सदस्य होना अनिवार्य है, समझ लीजिए। पहले आपको OECD का सदस्य बनना होगा, उसके बाद से आप इसके सदस्य बन सकते हैं। अब मापदंड देख लीजिए, कुछ मापदंड ऐसे नहीं है कि फट से मुंह उठा के चले गए हम वो बनेंगे, ऐसे नहीं होता। इसमें कुछ मापदंड है। देखिए, कच्चे तेल या फिर उत्पाद भंडार जो सामरिक तेल भंडार है, पिछले वर्ष के शुद्ध आयात के 90 दिनों के बराबर हो, जिस तक सरकार की तत्काल पहुंच हो सके, भले ही उस पर सरकार का प्रत्यक्ष स्वामित्व ना हो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपके पास आपात स्थिति के लिए कम से कम 90 दिन के आयात के बराबर तेल भंडार होना चाहिए, समझ रहे हैं। अच्छा, और इसका वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधानों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि अगर दुनिया में दिक्कत हो जाती है तो आपके पास कम से कम इतना तेल भंडार है कि नहीं, मतलब 90 दिन तक सर्वाइव कर जाए। फिलहाल भारत की हालत देख लीजिए। भारत अभी सामरिक पेट्रोलियम भंडार पे काम कर रहा है। इस पर हमने मेंस के लिए डिस्कस भी किया था। प्रीलिम्स के लिए हो सकता है कुछ और बातें जोड़ के मैं आपको दे दूँ, क्योंकि प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। तो भारत में क्या है, वर्तमान सामरिक तेल भंडार देश की आवश्यकता के लगभग 9.5 दिनों के बराबर है। अभी तो मेरे ख्याल से 10 दिन के आसपास हो गए, लेकिन ऐसे सामान्य तौर पर 9.5 दिन आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, जिसकी सदस्यता लेने के बाद ही हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में जा सकते हैं। क्या नाम है इसका? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, OECD। OECD पे क्वेश्चन आए हैं, ज़रा देखिए क्या है भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में, यानी कि इस जो एजेंसी के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे उसके पहले। मुख्यालय इसका भी कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में है। सदस्य कितने हैं? 36 सदस्य हैं इसके। यह भी एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। वैसे उसमें नाम में ही आर्थिक है, तो अंतर सरकारी संगठन है। और देखिए, इसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अधिकांश OECD सदस्य उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसमें अमीर देश शामिल हैं जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है, और ये विकसित देशों के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि OECD में सब लगभग जो है विकसित देश हैं। HDI सूचकांक उनका बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हमने जान ली, बस इसमें इतना ही है। और हाँ, फिर से मैं याद दिला दूं कि इस सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने हमने सेलेक्ट किए हैं, उन सब की नोट आज आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। और धीरे धीरे जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाती हैं सारी,
हम मई तक जो है आराम से सारे टॉपिक्स वीडियो के रूप में भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।